हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 5 नहीं होना बीमार के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को बड़े ही आसान शब्दों में लिखा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरी समझ से। क प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बच्चे के विद्यालय न जाने के मुख्य कारण क्या था। तो आपने पाठ में पढ़ा कि बच्चे का एक तो विद्यालय जाने का मन नहीं था और दूसरा उसने अपना गृह कार्य भी नहीं किया था। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। इसके आगे आपने स्टार बना देना है। दूसरा है, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, उसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है, घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। इसके आगे स्टार बनाएंगे। अगला सही उत्तर है, झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। तो इसके आगे भी आपने स्टार बना देना है। और तीसरा सही उत्तर है, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। तो ये भी उत्तर इसका सही है। ठीक है, इन सब के आगे आपने स्टार बना देना है। तीसरा प्रश्न है, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी, इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है। तो सही उत्तर है इसका, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण उब हो गई थी। ठीक है, वो लेटे लेटे बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था। तो इसके आगे आपने स्टार बना देना है। अगला है, क्या ठाठ है बीमारों के भी। बच्चों के मन में यह बात आई क्योंकि बीमार आदमी को बहुत आराम करने को मिलता है। इसके आगे आपने स्टार बनाना है। बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। इसके आगे भी आपने स्टार बनाना है। बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो इसके आगे भी आपने स्टार लगाना है। ठीक है, बच्चे को ऐसा लगता था कि जो लोग बीमार होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है और वो आराम से लेटे रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ख प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप उत्तर लिखेंगे, मैंने कहानी की घटनाओं और पात्रों के व्यवहार को ध्यान में रखकर ये उत्तर चुने। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो आपने इसका सही मिलान करना है। तो पहला है साबूदाना। तो साबूदाना क्या होता है, ये देखिए नंबर 8, सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा सागूदाना, यह पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है, तो पहला का उत्तर हो जाएगा 8वां। तो आप इसको सामने सामने मिलान कर लीजिएगा। अगला है बार्ड। बार्ड मीन्स हो गया कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला नंबर देंगे। अगला है नर्स। तो नर्स कौन होता है, वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों की आदि की देखभाल करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है नंबर 9। अगला है रजाई। तो रजाई का हो गया एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर 2। अगला है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का हो गया शरीर का तापमान नापने का एक छोटा यंत्र। ठीक है, तो यहाँ नंबर 3। अगला है काढ़ा। तो काढ़ा हो गया कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उसके रस से बना पेय। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर 4। अगला है ड्राई क्लीनर। तो जो रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ड्राई क्लीनर कहते हैं। तो यहाँ आप नंबर 5 लिखेंगे। अगला है ताजमहल। तो ताजमहल का हो गया उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, तो वो ताजमहल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 6। अगला है अरहर। तो अरहर एक प्रकार की दाल होती है, एक दाल जिसे तुअर भी कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर 7। ठीक है, इस तरह से आप मिलान करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क प्रश्न है मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे बच्चे ने गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए उसने स्कूल जाने से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करने का सोचा। मेरे विचार, यह पंक्ति बच्चे की मासूम और शरारती सोच को दर्शाती है। ख प्रश्न है देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि बच्चा भूखा था और उसे घर वालों पर गुस्सा आ रहा था। मेरे विचार से बच्चे को उम्मीद थी कि उसे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन ऐसा ना होने पर वह निराश हो गया। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। क प्रश्न है अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों। तो आप उत्तर लिखेंगे बच्चे को अस्पताल की सफाई, शांति, बड़ी खिड़कियां, हरे भरे पेड़ और आरामदायक बिस्तर अच्छे लगे, क्योंकि वहां शोर और गंदगी नहीं थी। दूसरा प्रश्न है कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको भी लगता है कि उसका निर्णय सही था? क्यों? उत्तर लिखेंगे हाँ, उसका निर्णय सही था। घर पर अकेले रहने से वह ऊब गया, जबकि स्कूल में पढ़ाई, खेल और दोस्तों के साथ मिलता था। है ना, जब आप स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा मस्ती करते हैं ना स्कूल में, और घर पे बिल्कुल अकेले बोर हो जाते हैं। ग प्रश्न है जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे। उत्तर लिखेंगे कि पहले तो वह खुश था, लेकिन बाद में उसे ऊब, भूख, गुस्सा, अकेलापन और पछतावा महसूस हुआ। घ प्रश्न है कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे। उत्तर लिखेंगे समानता क्या होगा, दोनों में आराम और परिवार का ध्यान मिलता है, तो ये समानता हो गया। और अंतर क्या हो गया कि असली बीमारी में दर्द, कमजोरी और दवाइयाँ होती हैं, जबकि बच्चे ने इसे केवल आराम और मजे की बात समझा था। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे की कल्पना और असलियत में अंतर होता है। बीमारी सुखद नहीं बल्कि कष्टप्रद हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हाँ, मेरे विचार से उन्होंने बिल्कुल सही किया। उत्तर लिखेंगे हाँ, मेरे विचार से नाना जी और नानी जी ने जो किया वह उनकी समझ के हिसाब से सही था। उन्होंने बच्चे को दवा दी और आराम करने को कहा। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता, तो कहानी में आगे क्या होता। उत्तर लिखेंगे नाना नानी उसे समझाते और उसकी सच्चाई की प्रशंसा करते। उसका दिन खुशी से बीतता और उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। है ना, उसने उसने झूठ बोला था, इसलिए उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा था। ख प्रश्न है कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे। अब आप क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे अगर मैं नानी जी की जगह पर होती और समझ जाती कि बच्चा नाटक कर रहा है, तो मैं बच्चे को प्यार से समझाता या समझाती और ऐसी योजना बनाता कि वह स्वयं सच बता दे। ग प्रश्न है कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप उबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे अगर मैं बच्चे की जगह होता और घर में अकेला होता तो उबने से बचने के लिए किताबें पढ़ता, अपनी मनपसंद संगीत सुनता, ड्राइंग या पेंटिंग करता या हल्के फुल्के खेल खेलता। साथ ही खिड़की से बाहर के नज़ारे देखता और कुछ नया सीखने की कोशिश करता। इससे समय अच्छा बीतता और बोरियत भी नहीं होती। अगला प्रश्न है
कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा बीतता। अगला दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसे क्या क्या अच्छा लगा होगा। तो उत्तर लिखेंगे, अगर बच्चा स्कूल जाता तो वह दोस्तों के साथ पढ़ाई और खेल का आनंद लेता। अगले दिन गृह कार्य पूरा करके स्कूल जाता और शिक्षक की प्रशंसा पाता। अगला प्रश्न है, कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते तो क्या क्या करते। उत्तर लिखेंगे, अगर मैं उनकी जगह होता तो पहले बच्चे की सच्ची तबीयत जानने की कोशिश करता, फिर प्यार से उसे समझाता और दवा देता। साथ ही हल्का सूपा चिखाना भी देता ताकि उसे कमजोरी न लगे। जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास दिखाता और बच्चे को यह समझाता कि झूठ बोलकर बीमारी का बहाना बनाना सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कहानी की रचना। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे 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 पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मक्खी मच्छर, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बात करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का चित्र सा बन गया हो। लेखन में इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं, कार्यों, स्थानों आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक के इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए और भी कई तरीकों का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहानी में बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा अकेले लेटे लेटे घर और बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा था। इस कहानी में कई विशेषताएं छिपी है। को प्रश्न है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो आप इस तरह से बनाएंगे। इस पाठ में बच्चे के मन के भावों का सुंदर चित्रण किया गया है। इसकी भाषा सरल और रोचक है। लेखक ने चित्रात्मक वर्णन का प्रयोग किया है। कहानी में हास्य भी है और यह सच बोलने की सीख भी देता है। ख प्रश्न है, कहानी में से निम्नलिखित के लिए उदाहरण खोजकर लिखिए। विशेष बिंदु है, बच्चा द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। तो कहानी में से उदाहरण है, बच्चा अस्पताल में सुधाकर काका को देखने जाने वाली बात याद करता है। हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग कहाँ किया गया है। क्या ठाठ है बीमारों के भी। मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। तो ये हंसी मजाक का उपयोग किया गया है। अगला है, बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। तो इसका उदाहरण है, शुरू में वह सोचता है कि बीमारों के ठाठ होते हैं, पर अंत में उसे लगता है कि इससे तो स्कूल जाना ही ठीक था। अगला बिंदु है, कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना। इसका उदाहरण है, नाना जी और नानी जी बच्चे के बहाने से अनजान लग रहे थे और सच में इसका इलाज कर रहे थे। अगला बिंदु है, बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किया जाना। उदाहरण इसका है, क्या मुश्किल है, परे रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। यहाँ पड़ा होगा, रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता वही ठीक रहता। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, समस्या और समाधान। कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए। क, बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। बच्चे की समस्या यह थी कि उसने अपना गृह कार्य नहीं किया था और उसे डर था कि स्कूल जाने पर सजा मिलेगी। इसका समाधान ये था कि उसने इस समस्या का समाधान आपातकालीन उपाय के रूप में बीमार पड़ने का बहाना बनाकर निकाला ताकि वह स्कूल न जा सके। ठीक है। ख प्रश्न है, नानी जी नाना जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इस समस्या का क्या समाधान निकाला। उत्तर लिखेंगे, नानी नाना के सामने समस्या यह थी कि बच्चा अपने आप को बीमार बता रहा था और उसकी देखभाल करनी पड़ी। इसका समाधान ये निकला कि उन्होंने उसे दवा दी, कड़वी पुड़िया और काढ़ा पिलाया और आराम करने को कहा। साथ ही थोड़ी कठोरता से उसे खाने पीने में नियंत्रण भी रखा। अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। शब्द है बीमार, तो यहाँ लिखा गया काढ़ा। तो बीमारी कैसी होती है, बीमारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बुखार का आना। तो आप यहाँ लिखेंगे बुखार।
अगला है सिर दर्द होता है बीमारी में, आप सिर दर्द लिखेंगे। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आप अस्पताल लिखेंगे। आपको कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती है तो आप यहाँ दवा लिखेंगे। आपको डॉक्टर और नर्स के केयर में रहना पड़ता है तो आप यहाँ डॉक्टर लिखेंगे और फिर लिखेंगे नर्स। ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। खोजबीन, अगला है खोजबीन। कहानी में से वाक्य ढूंढकर लिखिए जिससे पता चलता है कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई है। तो कहानी में रजाई का जिक्र हुआ है जिससे पता चलता है कि कहानी में सर्दी का मौसम था। तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं रजाई से निकला ही नहीं। यह वाक्य सर्दी के मौसम का संकेत देता है। ख प्रश्न है, बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। उत्तर लिखेंगे, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। इस वाक्य से बच्चे का पछतावा पता चलता है। ग प्रश्न है, बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है। तो इसके लिए वाक्य आई है, गर्मा गर्म खस्ता कचौरी और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। यह वाक्य खाने के प्रति उसकी रुचि दिखाता है। घ प्रश्न है, बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो इसके लिए वाक्य आया है, रिसेस में ठेले पर जाकर अमरूद खाते। इस वाक्य से स्कूल की याद और खुशी झलकती है। अगला प्रश्न है, शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी इसका नाम नहीं होना बीमार है। आप अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि इस कहानी का यह नाम उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। आप उत्तर लिखेंगे, हाँ यह शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि कहानी में बच्चे को बीमारी का बहाना बनाने का परिणाम समझ में आ जाता है। ख प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। उत्तर लिखेंगे, मैं इस कहानी का नाम झूठ का सबक रखूंगा क्योंकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगला प्रश्न है, अभिनय। कहानी में से चुनकर कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं। आपको इन्हें अभिनय के साथ बोलकर दिखाना है। प्रत्येक समूह से बारी बारी छात्र छात्राएं कक्षा में सामने आएंगे और एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। तो ये आपकी एक क्लास एक्टिविटी है जिसमें आप सबको ये सारे रोल अभिनय करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेहरे पर मुस्कान मुंह में पानी। क प्रश्न है, इस कहानी में अनेक रोचक घटनाएं हैं जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस कहानी में किन बातों को पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, उन्हें रेखांकित कीजिए। तो इन वाक्यों को आप रेखांकित कर सकते हैं। क्या ठाठ है बीमारों के भी, यह पढ़कर मुस्कान आती है क्योंकि बच्चे की सोच मजेदार है। कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, यह वाक्य हास्य पैदा करता है। और मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, यह बच्चे की मासूम शिकायत को दिखाता है। ठीक है, ख प्रश्न है, इस कहानी में किन वाक्यों को पढ़कर आपके मुंह में पानी आ गया था, उन्हें रेखांकित कीजिए। तो आप इस वाक्य को रेखांकित करेंगे, गर्मा गर्म खस्ता कचौरी और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। यह पढ़कर स्वादिष्ट भोजन की याद आती है। दूसरा वाक्य है, अरहर की दाल और हिंग जीरे का बघार। यह वाक्य खाने को सुगंध का एहसास कराता है। और तीसरा वाक्य है, तली हुई हरी मिर्च। यह वाक्य चटपटे स्वाद की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है, लेखन के अनोखे तरीके। नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी में कैसे लिखा गया है। पहला वाक्य है, ऐसा लगा मानो हमें देखकर सुधाकर काका खुश हो गए। उत्तर है, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। तो ऐसा कहानी में लिखा गया है। दूसरा है, खिड़कियां बहुत बड़ी थी और उनके बाहर हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे। तो इसके लिए वाक्य लिखा गया है, बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। तीसरा है, वहां केवल लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। तो इसके लिए वाक्य दिया गया है, सिर्फ लोगों की धीमी धीमी गुनगुनाहट थी। चौथा है, फुसफुसाने की आवाजों के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। तो इसका उत्तर है, बाकी एकदम शांति थी। पांचवा है, बीमार लोगों के बहुत मजे होते हैं। तो इसके लिए बाकी कहानी में दिया गया है, क्या ठाठ है बीमारों के भी। छठा है, मैं झूठ मूठ बीमार पड़ जाता हूँ। इसके लिए वाक्य है, चलो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है,
अगला है विराम चिन्ह। अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए विराम चिन्ह को कहानी में ढूंढिए। ध्यानपूर्वक देखकर समझिए कि इनका प्रयोग वाक्यों में कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने जो पता किया उसे नीचे लिखिए। तो यहाँ पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब वाक्य के समाप्त होने पर इसका प्रयोग होता है। अल्प विराम वाक्य में जब थोड़ा रुकना हो या अलग अलग शब्दों वाक्यांशों को अलग करना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है विश्वमियादी बोधक चिन्ह। तो आश्चर्य, खुशी, दुख या किसी तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए विस्मयादी बोध, जिसे हम आश्चर्यवाचक चिन्ह भी बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। तो किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कैसी होगी गली। मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। आपने कहानी में बच्चे के घर के साथ वाली गली के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी। उन बातों को अपनी कल्पना के आधार पर उस गली का एक चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपने उस गली का चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। तो आप इस तरह से अपनी कक्षा का वर्णन करेंगे। मेरी कक्षा साफ सुथरी और सुंदर है। दीवारों पर चार्ट लगे हैं। खिड़कियों से ताजी हवा आती है। कक्षा में पढ़ाई का अच्छा वातावरण रहता है। ख प्रश्न है कहानी में बच्चे को घर में अकेले दिन भर लेटे रहना पड़ा। क्या आप कभी कहीं अकेले रहे हैं? उस समय आपको कैसा लग रहा था? आपने क्या क्या किया था? उत्तर लिखेंगे। हाँ, मैं एक बार घर पर अकेला रहा था। पहले अच्छा लगा, लेकिन बाद में बोरियत होने लगी। समय बिताने के लिए मैंने किताब पढ़ी और टीवी देखा। प्रश्न है कहानी में आम खाने वाले मुन्नू को देखकर बच्चे को ईर्ष्या हुई थी। क्या आपको कभी किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है? आपने तब क्या किया था ताकि यह भावना दूर हो जाए? उत्तर लिखेंगे। हाँ, मुझे एक बार अपने मित्र से ईर्ष्या हुई थी। मैंने उसे बधाई दी और उससे सीखने की कोशिश की। इससे मेरी ईर्ष्या दूर हो गई। अगला है बहाने। कहानी में बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। क्या आपने कभी किसी कारण से बहाना बनाया है? यदि हाँ, तो उसके बारे में बताएं। उस समय आपके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? आप कैसा अनुभव कर रहे थे? उत्तर लिखेंगे। हाँ, मैंने एक बार ट्यूशन न जाने का बहाना बनाया था। मुझे डर भी लग रहा था और बाद में अपनी गलती का एहसास भी हुआ। ख प्रश्न है आमतौर पर बनाए जाने वाले बहानों की एक सूची बनाइए। तो आप क्या क्या बहाना बनाते हैं? मुझे बुखार है, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, मुझे पेट में दर्द है, बस आज तो मेरी बस छूट गई, है ना। इस तरह के आप बहाने बनाते हैं ना। और एक बहाना है फोन खराब हो गया। चलिए आगे है बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं? बहाने न बनाने पड़े इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे। बहाने अक्सर डर, आलस्य या काम से बचने के लिए बनाए जाते हैं। हमें समय पर काम करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है अनुमान। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रहे गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। कहानी में बच्चे ने अनेक प्रकार के अनुमान लगाए हैं। क्या आपने कभी किसी अनदेखे व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि के विषय में अनुमान लगाए हैं? किसके बारे में, क्या और कब? विस्तार से बताएं। उत्तर लिखेंगे। हाँ, एक बार मैं पार्क में पेड़ से अजीब सी आवाज़ सुन रहा था। कब की ये बात है? पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में। क्या अनुमान लगाया? मुझे लगा कि शायद कोई पक्षी या गिलहरी है जो अपनी टहनियों में छिपी है। मैंने यह भी सोचा कि शायद कोई बड़ा पक्षी जैसे कोयल या तोता गाना गा रहा है। और वास्तव में क्या था? जब मैंने ध्यान से देखा तो वह एक छोटी सी गिलहरी थी जो पेड़ की छाल को कुतर रही थी। तो आपका क्या अनुभव हुआ उसमें? मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि यह एक छोटा सा रहस्य सुलझाने जैसा था। मैंने गिलहरी को थोड़ी देर देखा और उसकी तेज चाल देखकर हंसी आई। अगला प्रश्न है घर का सामान। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो खोजने पर भी नहीं मिलती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार वो मांग कर ले जाते हैं और कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको आप उनके यहाँ से मांग कर लाते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपने इन सूची में लिखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे।
तो जो चीज़ें खोजने पर भी नहीं मिलती वो चीज़ें हैं कैंची, रबर, बॉटल, रुमाल, ठीक है। और जो कोई मांग कर ले जाते हैं वो चीज़ें हैं प्लास, खुरपी, सीढ़ी, कुर्सियाँ, ठीक है। और जो आप किसी से मांग कर लाते हैं, फूल आप लाते होंगे, बीज लाते होंगे, मिट्टी लाते होंगे या फिर गुजिया बनाने वाला साँचा, ठीक है। अगला प्रश्न है खान पान और आप। कहानी में सुधाकर काका को बीमार होने पर साबूदाने की खीर दी गई थी। आपके घर में किसी के बीमार होने पर क्या क्या खिलाया जाता है? आपने ये लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे हमारे घर में बीमार व्यक्ति को खिचड़ी, दलिया, सूप और फल दिए जाते हैं। ये हल्के और पौष्टिक होते हैं। दूसरा प्रश्न है कहानी में बच्चे को बहुत सी चीज़ें खाने का मन है। आपको क्या क्या खाने का बहुत मन करता है? उत्तर लिखेंगे मुझे पूरी, सब्जी, कचौरी, जलेबी और आलू के पराठे खाना बहुत पसंद है। ये मेरे प्रिय व्यंजन हैं। आपके जो भी प्रिय व्यंजन हैं आप वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कहानी में बच्चा सोचता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी या उपवास में क्यों मिलती है? आपके घर में ऐसा क्या क्या है जो केवल विशेष अवसरों या त्योहारों पर ही बनता है? उत्तर लिखेंगे हमारे घर में त्योहारों पर खीर, पूरी, गुजिया और लड्डू बनाए जाते हैं। ये व्यंजन विशेष अवसरों पर ही बनते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय में आपका रुचिकर भोजन क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे मेरे विद्यालय में समोसे, कचौड़ी और इडली मिलती है। मुझे आलू चाट सबसे अधिक पसंद है क्योंकि यह स्वादिष्ट लगती है। अगला प्रश्न है इस कहानी में भोजन से जुड़ी बच्चे की कई रोचक बातें बताई गई है। आपके बचपन की भोजन से जुड़ी कोई विशेष याद क्या है जिसे आप अब भी याद करते हैं? उत्तर लिखेंगे मुझे बचपन में परिवार के साथ आम रस और पराठे खाना बहुत अच्छा लगता था। वह आज भी मुझे बहुत खुशी देती है। अगला प्रश्न है कहानी में बच्चा भोजन की सुगंध से रजाई फेंक कर रसोई में झांकने लगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी विशेष खाने की सुगंध से आप भी रसोई में जाकर तुरंत देखना चाहते हैं कि क्या पक रहा है? आपको किस किस खाने की सुगंध सबसे अधिक पसंद है? तो आपको जिस खाने की सुगंध पसंद है आप वो लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे आलू के पराठे, पूरी, सब्जी और हलवे की सुगंध बहुत पसंद है। इनकी खुशबू से भूख बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। आगे है आज की पहेली, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके संपूर्ण पाठ और उसके प्रश्न उत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।